गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे 3D का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब फर्स्ट क्लास अभी चलेगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब सारा का सारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तो। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम वाई एक्सिस। आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ऑरिजिन। अब मान लेते हैं कहीं पॉइंट होगा अल्फा बीटा गामा। मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। अच्छा, एक बात बताना है कि कभी भी किसी पॉइंट से एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। मान लो यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिए हैं एक्स पे भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम वाई पे भी दे दिए हैं, और परपेंडिकुलर मान लो जेड जो यहां पे है उस पे भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम बताए थे तुम लोग को कि एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, बाकी वाई और जेड का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो एक्स का डिस्टेंस हम लोग 2D में भी पढ़े थे ये चीज, कि जो ये डिस्टेंस होता है आगे का डिस्टेंस वो तो एक्स का ही डिस्टेंस होता है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है। अच्छा, यहाँ पे अभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये तो वाई एक्सिस से है, लेकिन यहाँ तो हम देख सकते हैं ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का डिस्टेंस। एक्स के ही डिस्टेंस को तो हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। एक्स का डिस्टेंस यहाँ अल्फा है। अब बाकी जो वाई और जेड का कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस पे 0 0 होगा। ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस पे जो हम बनाए हैं यहाँ परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा इस कोऑर्डिनेट का वही तो बीटा होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है ये एक्स का डिस्टेंस, ये वाई का डिस्टेंस और ये जेड का डिस्टेंस परपेंडिकुलरली एक्सिस का, है ना। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ये अल्फा है, ये वाई का डिस्टेंस बीटा है। कोऑर्डिनेट का यही मतलब ही होता है। तो ये बीटा है तो ये लिखाएगा 0 बीटा 0, और ये लिखाएगा 0 0 गामा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स का ही डिस्टेंस होता है, बीटा वाई का ही डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलरली, और गामा जो परपेंडिकुलर लाइन देते हैं वो जेड का ही डिस्टेंस होता है। अब बाकी सब 0 0 होता है एक्सिस पे, है ना। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, इस पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, वही कोऑर्डिनेट वाला भी, कोऑर्डिनेट वाला ही यहाँ 3D में भी होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो मान लो यहाँ पी ए पॉइंट हम नाम दे दिए, तो हमसे पूछ रहा था पी से ए का डिस्टेंस क्या लिख दें, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस बीटा। कितना हो जाएगा बीटा माइनस बीटा, चलो पहले लिख देते हैं बीटा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा लगाए हैं फॉर्मूला, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अब प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो गया, क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर, ये तो 0 है, प्लस गामा का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लाइंस का इक्वेशन देखो, थ्योरी तो याद रखना पड़ेगा, थ्योरी याद रहेगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थ्योरी में पहले ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। बताए भी हुए हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। और इस स्ट्रेट लाइन, मान लो यही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये LMN क्या होता है, नीचे वाला जो फॉर्म रहता है वो क्या होता है, LMN जो होता है वो इसके पैरेलल वेक्टर होता है। हम कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं, और पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट भी कह सकते हैं। बताए थे LI प्लस MJ प्लस NK, ये हो गया पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट LMN। IJK का जो कॉफिशिएंट कहो या कंपोनेंट कहो वो कंपोनेंट मानते हैं, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को हम लोग LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो x1 y1 z1 होता है, x के आगे y के आगे और z के आगे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, लाइन का कोई भी एक पॉइंट होता है। x1 y1 z1 ये जो है ना किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो लाइन के ऊपर है। तो इतना हमको थ्योरी याद रखना है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं।
इसको यहां रख दे फॉर्मूला को, चलो। हाँ, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन आपस में होगा परपेंडिकुलर, सबका आंसर हम सामने लिख दिए हैं ना, खुद से भी बना के देख सकते हो, उसके बाद आंसर मिला लेना, ये भी काम कर सकते हो। चलो, यहां दो लाइन कह रहा है आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन आपस में है परपेंडिकुलर, तो दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है वो भी आपस में होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल में होगा ये पैरेलल वेक्टर, है ना। ये जो नीचे वाला फॉर्म है ये इसके पैरेलल होगा, और ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, मतलब इसका पैरेलल वेक्टर भी इस पे होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो तो अलग बात है। पहले हम चलते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे। पहले ये देखो कि ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दोनों लिखा हुआ है वो एकदम एग्जैक्ट इसी फॉर्म पे लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब फॉर्म 100% मैच करेगा स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है जरा दोबारा बताना। स्ट्रेट लाइन 1, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, मान लेते हैं ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, तो पहले हमको बताओ स्ट्रेट लाइन 1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है। 11 माइनस एक्स बाई पी इज इक्वल टू 3y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 17 माइनस जेड बाई 5। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको एडजेक्ट इस फॉर्म पे लाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्ट अभी इस फॉर्म पे नहीं है। यहाँ x माइनस x1 का फॉर्म होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ x1 माइनस x का फॉर्म है, तो मतलब -1 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। ऊपर सेम फॉर्म लाने के लिए -1 से ऊपर भी डिवाइड कर दो, और -1 से जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे। अब हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, वैसे तुम कॉमन लेके नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो यहाँ पे y माइनस y1 है, इसका मतलब 3 को हटाना है, तो 3 कैसे हटेगा, 3 से डिवाइड कर देना ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब ऊपर सर ऊपर z माइनस z1 होना चाहिए, लेकिन ये दे दिया है z1 माइनस z का फॉर्म, तो इसमें से भी हम माइनस कॉमन भी ले सकते हो, या -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, बात एक ही है ना। अब -1 से कभी भी हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हो जाता है चेंज, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 11, क्योंकि -1 से अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो -1 से बात बराबर होता है। तो -1 से जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 11 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा -p इज इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अगर हम कॉमन लेते तो क्या आता, y माइनस 1 आता, 3 अगर कॉमन लेते तो y माइनस 1 आता, और 3 से 3 कट जाता, इसका मतलब ऊपर तो इतना ही बचता और नीचे बचता 2/3। अब यहाँ पे -1 जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा z माइनस 17 बाई -5। अब ये एडजेक्ट फॉर्म पे आया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन के एडजेक्ट फॉर्म पे आ गया। तो जब एडजेक्ट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म पे आ गया तो नीचे वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट। तो नीचे वाला जो फॉर्म है ये इसके पैरेलल वेक्टर हो गया। क्या क्या आ गया, -pi प्लस 2/3j और -5k। ठीक है, अब दूसरा जो लाइन है वो कह रहा है इस पे है परपेंडिकुलर, इसीलिए हम यहां बनाए हैं परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है, तो दूसरे लाइन का इक्वेशन, इसको भी पहले फॉर्म पे लाओ, एडजेक्ट फॉर्म पे लाओ, स्ट्रेट लाइन सेकेंड 2। हाँ, यहां भी वही काम करना पड़ेगा, एकदम फॉर्म पे लाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद फिर फॉर्म पे लाएंगे। ठीक है, अब देखो तो फॉर्म पे है x माइनस x1, बस ऊपर वाला फॉर्म देखना है, नीचे तो कांस्टेंट होता है, नीचे तो कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो एकदम सेम है। ठीक है, y माइनस y1 होना चाहिए। सर ये तो 2 है y के साथ, तो एक काम करो ना, तो पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सेकेंड में 2 से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो। यहां पे तो एकदम सही है ना, यहां कोई दिक्कत नहीं है, z माइनस z1 बाई n वाला फॉर्म है, एकदम यही वाला फॉर्म है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या फॉर्म आ जाएगा, देखो तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लिया जाए।
हाँ बताना है। x माइनस 22/3p इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 2y/2 सर, वो y बचेगा। अब -7/2 है ना, एलसीएम है तो नीचे इसके भी नीचे 2 लिखना है, इसके नीचे भी 2 लिखना है, लिख दिए। अब यहाँ कितना बचा देखो तो 27p/2, यहाँ पे z -100। चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक काम हो गया। स्ट्रेट लाइन को एकदम हम एडजेक्ट इसी फॉर्म पे रख दिए, और हम पहले भी बता दिए थे कि x1 y1 z1 लाइन का कोई पॉइंट होता है और LMN पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट होता है या डायरेक्शन रेशियो होता है, बात बराबर है। ठीक है, तो दोनों लाइन को हम इस फॉर्म पे ले आए। अब तुम ही बताओ कि इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा। अब डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर का ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब एडजेक्ट वैल्यू नहीं है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, क्योंकि माइनस का साइन देंगे ना तीनों में तो अपोजिट हो जाएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं है। पैरेलल वेक्टर कोई भी बना दो, या ऊपर के साइड या नीचे के साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है पैरेलल वेक्टर, नीचे के कंपोनेंट को ही हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर, है ना, ये जो फॉर्म बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो नीचे कंपोनेंट क्या क्या आ गया 3pi प्लस 27p/2j, है ना, इतना i प्लस इतना j प्लस इतना k प्लस 6/5k। अब बताओ ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी तो आपस में होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं a वेक्टर और इसका नाम हम रख देते हैं b वेक्टर। ठीक है, ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया b वेक्टर। इफ line 1 and line 2 are perpendicular then a, है ना, a is perpendicular to b, तो a भी b पे होगा परपेंडिकुलर, अभी बताए हैं। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। जब भी दो वेक्टर होता है आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बताओ तो, a1 b1 प्लस a2 b2 बताए थे ना फॉर्मूला, प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, है ना। a1 b1 का मतलब i वाला फॉर्म i वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई करो, i डॉट i तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है यहाँ। तो 3p था ना यहाँ, हाँ 3p था, यहाँ 3p लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3p मल्टीप्लाई -p -3p²। अब a2 b2 करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 27p/2, क्या लिखा हुआ है 27p/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये भी काम कर दिए, प्लस a3 b3। a3 कितना दिया हुआ है 6/5 और b3 दिया हुआ है -5। 6/5 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 0, 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया -3p² प्लस 9p और यहां बच गया -6 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, -3 कॉमन ले लें, p² -3p और यहां से -3 कॉमन लेंगे तो +2 इज इक्वल टू 0। -3 चला गया 0 के पास तो बच गया यहाँ p² -3p + 2। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने तो सबको आता है, p² -2p -p + 2। ठीक है, हाँ p कॉमन लेंगे तो p -2, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो p -2, तो p -2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या क्या आ गया, p -2 इज इक्वल टू 0 तो p बराबर 2 आ जाएगा। अब p -1 इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आंसर देखो तो सही है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना। देखना यहाँ पे सीधा क्या कर दिए हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिए हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एकदम इसी फॉर्म पे लिखना है, पहले तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यही होता है जिसमें x1 y1 z1 कोई पॉइंट होता है और LMN इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का हो या पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट का हो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसको भी एडजेक्ट इसी फॉर्म पे रखना था, तो पहले x आना चाहिए उसके बाद कुछ आना चाहिए, यहाँ पहले y आना चाहिए उसके बाद कुछ आना चाहिए, 3y नहीं आना चाहिए, तो 3 को तो हटाना है,
क्योंकि यहाँ पे x, y और z ही होना चाहिए, कुछ कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे, -1 से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे, ताकि यहाँ x वाला फॉर्म आ जाता पहले। यही काम सेकेंड लाइन में भी किए हैं। उसके बाद दोनों का बना दिए हैं पैरेलल वेक्टर, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। जब दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में हो परपेंडिकुलर, तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी आपस में होगा परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान ही है, अभी हम पहला क्लास ले रहे हैं इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। देखो थ्योरी वाला जो भी चैप्टर है, थ्योरी वाला जो भी मतलब क्लास होगा, वो हम बताएंगे थ्योरी वाले क्लास में। अभी बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका ये क्लास है, तो सिर्फ अभी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी ये क्लास 1 है, और भी हम वीडियो बनाएंगे, तब तक खुद से भी मेहनत करना है, खुद से भी पढ़ाई करना है। सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम बताए हुए हैं कि जो भी डाउट लगता है कमेंट में भी लिख सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे भी डाउट है वो डाउट मैसेज कर सकते हो, फिर से हम उसका वीडियो बना देंगे। लेकिन खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा। कोई कहेगा सिर्फ वीडियो देख के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाती है, ये फर्स्ट क्लास है, इसमें बस बेसिक क्वेश्चन सब, अभी बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में 60% 70% क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल ही आता है, ठीक है। तो इसको देखो तो कैसे बनाएंगे। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स कट YZ प्लेन। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड कट्स द YZ प्लेन। ठीक है, अच्छा YZ प्लेन है, YZ प्लेन, तो YZ प्लेन को कट कर रहा है वो पॉइंट बताइए। तो सबको पता है YZ प्लेन का मतलब x बराबर 0 इक्वेशन, XY प्लेन का मतलब z इक्वल टू 0, है ना, और ZX प्लेन इक्वल का मतलब y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम पढ़ाए हुए हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास करने वाला पहले हमको लाइन का इक्वेशन बताओ, चलो। लाइन का इक्वेशन फार्मूला, मेन फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला है नहीं, फार्मूला सबको याद कर लेना है ना। फार्मूला याद रखोगे तभी काम चलेगा। तो सबसे पहला काम तो फार्मूला को याद रखना है। तो पहले 2 पॉइंट से बनने वाला लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2, y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2। 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन यही है। किस 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 पॉइंट्स। इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 z1 इसको मान लो, ठीक है, इसको मान लो x1 y1 z1, किसको 3 4 1, और x2 y2 z2 इसको मान लो, और सीधा वैल्यू पुट कर दो तो पहले लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। x माइनस x1, x1 कितना है 3, और x1 माइनस x2, x2 है 5। ठीक उसी प्रकार y माइनस y1 4, और 4 माइनस 1, z माइनस z1 कितना है 1, और फिर 1 माइनस 6। ये आ गया लाइन का इक्वेशन। ठीक है, जो भी लाइन का इक्वेशन होगा पहले उसको हम अच्छे से लिख देंगे। इसके बाद क्या किया जाए, लाइन का इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है ये जो लाइन है YZ प्लेन को कहाँ कट करता है वो पॉइंट बताइए। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मानना होता है तो कैसे मानते हैं, इज इक्वल टू कुछ लिख देते हैं, है ना। लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू कुछ अपने मन से लिख दो, लेमडा आर कुछ भी लिख दो, और XYZ का पहले वैल्यू निकालो। जो XYZ का वैल्यू होगा वही लाइन का कोई पॉइंट हम मान सकते हैं। तो x माइनस 3 बाई -2 इज इक्वल टू आर अगर है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया -2r, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 -2r। ठीक उसी प्रकार y माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू r,
आर से सबको कंपेयर कर देना है, ठीक है, और एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू आ रहा है वो निकाल लेना है। यहाँ भी हम निकाल लेंगे, -5 इजक्वल टू आर, तो z -1 इजक्वल टू -5r, तो z इजक्वल टू हो गया 1 - 5r। ये जो एक्स वाई जेड आया वो लाइन का कोई पॉइंट मान सकते हैं, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो पॉइंट क्या मान ले, यही एक्स वाई जेड जो फॉर्म बना है यही मान लेना है, 3 - 2r। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, इस फॉर्म में हम किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं। मान लिए इस पॉइंट को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये लाइन वाई जेड प्लेन पे जहां कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो मान लेते हैं ये लाइन का यही वो पॉइंट है जहां वाई जेड प्लेन को कट करता है, वाई जेड प्लेन कट एट पॉइंट पी। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, ये हम बताए हैं। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है ना वो जो वाई जेड प्लेन को कट करता है वही ये पॉइंट ये है। तो सबको पता है कि वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ये वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है, थ्योरी में बताए हैं। थ्योरी वैसे हम इसके बाद सेंड कर देंगे, ठीक है, उसको एक बार बढ़िया से देख लेना, ठीक है। हाँ, तो x इक्वल टू 0 ही होता है वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, मतलब वाई जेड प्लेन पे जिस पॉइंट पे कट करेगा ना उस पॉइंट पे हमेशा x इक्वल टू 0 होगा, और एक्स वाई प्लेन पे हमेशा z इक्वल टू 0 होगा, और एक्स जेड प्लेन पे y हमेशा 0 होगा। इसको याद रखना है, फॉर्मूला है। तो वाई जेड प्लेन पे x इक्वल टू 0 होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट को 0 कर देना है। तो 3 - 2r इक्वल टू 0। तो इससे क्या फायदा होगा, r का वैल्यू निकल जाएगा, और r का वैल्यू निकल जाएगा तो तीनों में पॉइंट में पुट कर दो, तो p कोऑर्डिनेट तुमको निकल जाएगा। वाई जेड प्लेन पे जहां कट कर रहा था वो कोऑर्डिनेट तुमको आंसर में निकल जाएगा। तो 3 - 2r, 4 + 3r और 1 - 5r, ठीक है। चलो r का वैल्यू पुट कर दो, यहां तो पुट करेंगे तब तो 0 ही आएगा, क्योंकि इसी से तो हम निकाले थे। पुट करके भी देख भी सकते हो, पुट करोगे तो यहां तो 0 ही आएगा। और यहां r का वैल्यू पुट करो तो r का वैल्यू सर 3/2 है, और यहां भी r का वैल्यू पुट करो 3/2। कितना आंसर आ गया, 0। LCM 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 + 9, यहाँ 2 जाएगा तो 2 - 15, कितना आ गया 0। 17/2 - 13/2, 0 17/2 - 13/2, आंसर मैच कर गया। आंसर इसका मतलब लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना हो तो सबसे पहले लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे, जो इक्वेशन होता है x - x1 बटे x1 - x2, 2 पॉइंट से यही इक्वेशन होता है लाइन का। उसके बाद लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मानना हो तो इक्वल टू कुछ मान लेंगे, और x y z का अलग अलग वैल्यू पुट कर देंगे r से इक्वेट करने के बाद। x y z का वैल्यू जो भी निकलेगा लाइन का कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं। तो हम मान लिए कि लाइन का यही पॉइंट है जहां वाई जेड प्लेन को कट कर रहा था, इसका मतलब वहां x = 0 होगा। अब x = 0 कंपेयर करेंगे तो यहां से r का वैल्यू निकल जाएगा, तो r का वैल्यू पुट कर दोगे तो वो पॉइंट जो माने हुए थे वो निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, 3D फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। लाइन का ही इक्वेशन है ये दोनों, और दो लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिखा हुआ क्या है, r = पहला लाइन जो है लाइन 1, थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा, लाइन 1 r = a1 + λ(b1), इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लाइन। तो ये जो है ना ये पॉइंट होता है, और ये होता है पैरेलल वेक्टर होता है। तो a1 यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो तो a1 का मतलब लाइन का कोई पॉइंट, मान लो ये लाइन है तो ये a1 जो हो गया ये वेक्टर फॉर्म में उसका पॉइंट दिया हुआ, मतलब पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 2 1, इसको 1 2 1 भी लिख सकते हैं, या i + 2j + 1k भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। b1 क्या दिया हुआ, b1 का मतलब हम बताए थे पैरेलल वेक्टर, ये इसका b1 दिया हुआ है, मतलब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। तो b1 = क्या दिया हुआ है,
i माइनस जे प्लस 1k। अब इस पॉइंट को भी तुम पॉइंट भी लिख सकते हो या i प्लस 2j प्लस 1k, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखो या कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, 3D फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट लाइन है, A1 दिया हुआ है ये और B1 दिया हुआ है ये, एक तरह से यही दिया हुआ है। सेकेंड लाइन, लाइन 2, इसका इक्वेशन r इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 मान लेते हैं, जहां पे A और B वाला फॉर्म क्या होता है, पॉइंट होता है। तो यहाँ A2 क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे माइनस के। अब ये मानो या 2 माइनस 1 मानो, बात बराबर है। और ये जो B2 होता है वो होता है पैरेलल वेक्टर B2। कितना दिया हुआ है B2? B2 दिया हुआ है सर 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब इस दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो उससे अभी खास मतलब नहीं है, मेरे पास तो फॉर्मूला है, सीधा लगा देंगे फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये तो याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 लिखो या A1 माइनस A2 लिखो, बात बराबर है। यहां लिख देना A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2, ये भी मॉड में और ऊपर वाला भी मॉड में। यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या? A1 माइनस A2 मतलब 0.1 माइनस 0.2 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड। इसी से वैल्यू निकलेगा। सीधा रख दो वैल्यू। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है याद रखना, कभी भी इस टाइप का फॉर्म दिया हुआ हो ना, मान लो दिया हुआ है 3 वेक्टर A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, और B इज इक्वल टू दिया हुआ हो B1i प्लस B2j प्लस B3k। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी बता दें इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना। और मान लो यहाँ C दिया हुआ है तीसरा वेक्टर C1i प्लस C2j प्लस C3k। तो A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या होता है ना, A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या होता है, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। पहला वेक्टर माइनस करेंगे तो कोई एक वेक्टर फॉर्म बनेगा, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसको? तो इसको लिखने का तरीका हम बताए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ट में ये फॉर्म काम देता है, उसी फॉर्म से ये बना हुआ फॉर्म है। तो A डॉट B क्रॉस C का मतलब A का कंपोनेंट ऊपर लिखना है, B मतलब B का जो कंपोनेंट है वो नीचे लिखना है, और C का कंपोनेंट उसके नीचे। यही हो गया A डॉट B क्रॉस C, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यही फॉर्म तो ये भी है, उसी फॉर्म पे है। तो ये फॉर्म याद रखना है, A डॉट B क्रॉस C का मतलब सिंपल भाषा में A का कंपोनेंट ऊपर लिख दो, उसके बाद वाला का उसके नीचे, और उसके बाद वाला वेक्टर फॉर्म का उसके नीचे कंपोनेंट रख दो, उसका निकाल लो डिटर्मिनेंट वैल्यू, वही तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाएगा। अब फिर B1 क्रॉस B2 भी निकालेंगे, अभी निकालते हैं, साइड में निकाल लें। तो इधर मिटा देते हैं पहले। तो चलो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सबसे पहला काम, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। A1 माइनस A2, सबसे पहले ये बताओ क्या है A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A1 है ये और A2 है ये, A1 माइनस A2। तो माइनस करते जाओ तो I ये है A1 और ये है A2, तो I माइनस 2i माइनस I हो जाएगा, और 2j माइनस माइनस j, तो 2j में से माइनस करेंगे माइनस j, तो माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, तो 2j प्लस j हो जाएगा सर 3j, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1k माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, 1k प्लस 1k 2k हो जाएगा सर। तो A1 माइनस A2 आ गया, और B1 और B2 तो हमको पहले से पता है। B1 कितना है I माइनस j प्लस k, और B2 क्या है, B2 है 2i प्लस j प्लस 2k। और क्या बताए हैं, 3 वेक्टर जब भी रहे पहला डॉट दो का क्रॉस, पहला डॉट
और दूसरा और तीसरा का अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट का कंपोनेंट ऊपर, जो भी कॉफिशिएंट है उसी को कंपोनेंट यहाँ कहते हैं, -1 3 2। B1 का कंपोनेंट मतलब IJ का कॉफिशिएंट एक तरह से हो गया, और B2 का कंपोनेंट उसके नीचे। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना। चलो हम यहीं बनाते हैं, अब इसके बाद यहाँ बना देते हैं। तुम लोग को मन करे तो पहले यहाँ सॉल्व कर देना, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना। मेरे पास यहाँ जगह का कमी है, इसीलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलो बताना। तो इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? -1 है ना, -1 के साथ कॉलम रो को हटाएंगे तो -2 -1 -3। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता ही है तुम लोग को। -1 के साथ कॉलम रो को हटाएंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट में माइनस लगाते हैं। उसके बाद कॉलम रो को हटाएंगे तो इसके कॉलम और रो को हटाएंगे तो बचेगा ये 4 एलिमेंट है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -2 तो हो जाएगा 0। ठीक है, और 2 के साथ कॉलम रो को हटाएंगे तो 1 -2 1 + 2 3। इसका मॉड अभी है ही। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 इसको भी साइड में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम साइड में ही निकाल लेते हैं। चलो इस यहां निकाल ले। B1 क्रॉस B2 कैसे सॉल्व करते थे? IJK लिखते थे और B1 का कंपोनेंट उसके नीचे लिखते हैं। B1 का कंपोनेंट क्या क्या है? 1 -1 1। और B2 का कंपोनेंट क्या है? B2 कंपोनेंट है 2 1 2 2 1 2। I के साथ कॉलम रो को हटाएंगे -2 -1 -3। फिर सेकेंड एलिमेंट में माइनस लगाते हैं, कॉलम रो को हटाएंगे तो 2 -2 0। फिर K के साथ कॉलम और रो को हटाएंगे तो 1 -2 1 + 2 3। अब इसका निकालना है हमको मॉड। मॉड B1 क्रॉस B2, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर और प्लस तीसरा का स्क्वायर, √18। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं √18। ऊपर कितना आ गया? 3, ये तो 0 बन गया, +6 3 + 6 9 का मॉड, और ये 9 × 2 है तो 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। 18 का मतलब 9 × 2, 9 बाहर आ गया तो कितना हो गया? 3√2। 9 का मॉड तो 9 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू 3√2। 3 3 जा 9, 3/√2 यूनिट्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी सब जो भी है, थ्योरी सब अच्छे से लिख लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम आसान है, ये भी चैप्टर भारी नहीं है। इसका अगला जो क्वेश्चन सब है वो कल हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।